वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। uh, आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बैंक की प्रिपरेशन। अगर आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या क्लैरिकल में स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इवन इफ़ आप री अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, स्टिल इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ कि बैंक पीओ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, एग्ज़ाम्स में फॉर्म फिलिंग कब शुरू होती है, कितने टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, बेसिकली पैटर्न क्या रहता है, और जितनी भी सब डिटेल्स होती हैं वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, बाद में वो प्रॉब्लम ना करें और हम स्टार्टिंग से केयरफुली सब चीज़ें करेक्टली करें। तो ये नॉलेज आपको इस वीडियो में आज मैं देने का कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सोनाली शर्मा है और रिसेंटली इसी साल ही मेरा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दोनों क्रैक हुआ है। और साथ ही में मेरा अदर स्टेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए हैं। तो रीसेंट ट्रेंड जो है मैं आपको बेहतर तरीके से एनालिसिस करके समझा पाऊँगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि जितना जेन्युइन कंटेंट मैं आप तक ला पाऊँ। जो भी चीज़ें मैंने एक्चुअली में ट्राई की थी वो सब मैं आपको बता पाऊँ। मेरे लिए क्या वर्क किया, क्या नहीं किया, क्या चीज़ें करनी चाहिए, और साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, इन्फॉर्मेशन का टाइम इतना ज़्यादा है, इतना इतना फ्लो है इन्फॉर्मेशन का कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या छोड़े। और वो ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच होती है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आप अभी से बैंक पीओ बनना चाहते हैं या बैंक क्लैरिकल की जॉब को एम कर रहे हैं, तो इस मार्च के महीने से जून जुलाई तक आपके पास 6 मंथ्स के करीब टाइम होगा। 5 to 6 मंथ्स का टाइम है, और इस टाइम को आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है। ये एक स्मार्ट वे आपको एक्सप्लोर करना है। तो माई सेल्फ मैंने 6 to 7 मंथ्स का प्रिपरेशन किया था। तो मैं आपको आई थिंक कोशिश करूँगी जितना डिटेल में मैं आपको बता पाऊँ, आई वुड ट्राई टू टेल यू। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि बैंक एग्ज़ाम्स में जब हम बोलते हैं कि बैंक पीओ या बैंक क्लर्क, तो वो क्या होते हैं। क्लैरिकल जो है, क्लैरिकल की वो जॉब होती है, अगर आप किसी बैंक में कभी गए हैं तो आपको दिखेगा जो बाहर डेस्क पर फ्रंट में आपको दिखते हैं, जो आपसे कैश कलेक्ट कर रहे हैं, या पेमेंट करवा रहे हैं आपको। वो सब जो होते हैं उनका क्लैरिकल वर्क होता है। बेसिक काम जो क्लैरिकल्स का होता है वो होता है कैश के रिलेटेड। क्लैरिकल्स में आपकी पे जो है, बेसिक पे जो होती है 19,900 के करीब, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी होती है। लेकिन ओवरऑल अलाउंसेस आपके ऐड करके उसमें आपको 40 से 45,000 ग्रॉस आपकी सैलरी मिलती है आपको। कई जगह, कई बैंक्स में वो थोड़ा फ़र्क आ जाता है, 2-3 हज़ार का फ़र्क होता है। ओवरऑल आपको 45,000 के करीब सैलरी होती है इसमें। फिर उसके बाद पीओ, जिसको हम कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, होता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है वो जितनी भी पेमेंट्स, रिसीट्स, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको साइन करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उनको वेरीफाई करते हैं। बेसिकली वो ऑफिसर होता है, वो स्केल 1 की पोस्ट होती है। और ये 2 पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे जो पब्लिक के लिए ओपन है, आप डायरेक्टली इसमें compete कर सकते हैं और इसमें अपनी सीट को हासिल कर सकते हैं। पीओ को इस काम के अलावा और भी काफ़ी काम होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। लोन्स, एडवांसेस, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, और भी चीज़ें उनको मैनेज करनी होती हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको बताया। ऑफिसर स्केल 1 में आपको जो है, आपकी सैलरी जो है आज के टाइम में 65 to 70,000 के करीब है। और कई जगह पे 70,000 प्लस भी मिलती है। 70,000 प्लस जो है वो आपकी जो है ग्रॉस सैलरी होती है। इन हैंड सैलरी आपकी, जो मतलब कट के सैलरी जो आपके हाथ में आती है, वो 68,000 के करीब आती है। और लेकिन कुछ अभी फ्यू मंथ्स में, आप जब आप ये एग्ज़ाम देंगे
और जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तब आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी होगी, लगभग 80,000 के करीब हो चुकी होगी, क्योंकि एक न्यू सेटलमेंट जो है वो अभी हाल ही में डील हो रहा है और उसका इम्प्लीमेंट होने के बाद क्लैरिकल में भी आपकी सैलरी 50,000 के करीब हो जाएगी इन नियर फ्यूचर कुछ महीनों में। और ऑफिसर स्केल 1 में आपकी सैलरी 80,000 के करीब हो जाएगी। तो ये रहा एक ओवरऑल जनरल व्यू कि बैंक पीओ और क्लर्क क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप पीओ या क्लर्क जो है वो उसकी जॉब को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आरआरबीज़ के एग्ज़ाम होते हैं। ये एग्ज़ाम जो हैं इनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है जून में। जून एंडिंग में आपके फॉर्म फिलिंग की जाती है मोस्टली। उसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है। साइट का नाम है ibps.in, www.ibps.in। इस साइट पे आप जाएंगे, आपको जून में जो है फॉर्म फिलिंग आपको बता दी जाती है कि आप फॉर्म फिल करें, अप्लाई करें। क्लर्क में आपका अलग फॉर्म फिल होता है और पीओ में आपका अलग फॉर्म फिल होता है। उसके बाद आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम मोस्टली करवाया जाता है। जैसे इस साल का कैलेंडर मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अगस्त में इस महीने इस साल जो है आपका आरआरबीज़ के एग्ज़ाम प्रीलिम्स के स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक चीज़ और, ये जो फॉर्म फिलिंग होती है ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए सिंगल होती है, एक ही बार आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसमें आपको फॉर्म फिलिंग दोबारा नहीं करनी होती है। आपको सिर्फ कॉल लेटर आपको जो दिया जाता है वही लेके जाना होता है। तो अभी मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ। अगस्त में आपके प्रीलिम्स होते हैं। प्रीलिम्स जो है आरआरबीज़ में, इसमें आपका 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 40 मार्क्स का मैथ्स होता है यानी कि क्वांट होता है और 40 मार्क्स का आपकी रीजनिंग होती है। 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपका इंग्लिश नहीं होता। रीजनल रूरल बैंक्स इसकी फुल फॉर्म है। और रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज़ करने के लिए बनाए गए थे, जिससे कि रूरल एरियाज़ जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, जो लोग ज़्यादा बैंक में अपना पैसा नहीं रख रहे थे या बैंकिंग से वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए थे, उनको एक ज़्यादा जुड़ाव लाने के लिए बैंक्स के साथ ये अलग तरीके के बैंक्स को खोला गया, जिनको आप ग्रामीण बैंक भी कह सकते हैं। और हर स्टेट में 1 या 2 और कई जगह 3-4 भी होते हैं। ऐसे हर स्टेट में अलग अलग आरआरबीज़ बनाए गए थे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी दूसरे कौन से एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब सिंध बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, लगभग 10-12 बैंक्स होते हैं आई थिंक। इसमें आपको ऑप्शन देना पड़ता है जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो फॉर्म फिलिंग में आपको प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं कि कौन सा बैंक जो है वो आप प्रेफर करेंगे। अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है नाम, तो आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो है वो बैंक अलॉट होता है। तो आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल करते टाइम ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा बैंक जो है वो चाहते हैं। उस टाइम जो आप प्रेफरेंस देंगे, अगर आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का बैंक आपको मिल जाएगा। अगर फर्स्ट बैंक में फुल हो चुकी है वैकेंसीज तो सेकेंड नंबर का बैंक आपको मिलेगा। वो कंटिन्यू होता है, वो सीरीज़ पे डिपेंड करता है जो आपने प्रेफरेंस दी होती है। तो वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, उसमें आपकी ट्रांसफ़र्स, आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल में कहीं होती है। मोस्टली आपके जोन्स में होती है। अगर आप नॉर्थ में रहने वाले हैं तो नॉर्थ जोन में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। आरआरबीज़ में जो है वो आपकी पोस्टिंग आपकी स्टेट के अंदर ही रहती है। आरआरबी मान लीजिए आपका मान लीजिए कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक जो है वो कर्नाटका में ही प्रेवलेंट होगा, इसलिए आपकी पोस्टिंग कर्नाटका में ही रहेगी। पर वो कर्नाटका में कहीं भी हो सकती है। लेकिन इस आईबीपीएस के एग्ज़ाम, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क के एग्ज़ाम में आपकी पोस्टिंग जोन्स में डिपेंड करती है, जोन्स आपके कौन से हैं। और थर्ड नंबर आपके जो थर्ड टाइप का एग्ज़ाम होता है बैंक में, जिसमें आप पी और क्लर्क दोनों देते हैं, वो होता है एसबीआई का। एसबीआई का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आप देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया प्रेवलेंट है और सबसे लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक है ये हमारे इंडिया का।
तो इसमें आपकी पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी होती है। इसमें आपका कोई जोनल ट्रांसफर्स नहीं होती हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें भी सेपरेटली आपके पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम इसमें भी आप दे सकते हैं। तो इन टोटल अगर मैं ब्रॉडली एक बात बोलूँगी कि 6 एग्ज़ाम्स डायरेक्टली हैं जो आपको बैंक में पीओ और क्लर्क की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका इस साल जो 2024 में अगर आप एम कर रहे हैं तो आपका मैं डेट्स बताना चाहूँगी कि आरआरबीज़ की फॉर्म फिलिंग सबसे पहले स्टार्ट होगी अभी जून में। उसके बाद आपका अगस्त में प्रीलिम्स की डेट आई हुई है, जिसमें आपको 3 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आपके प्रीलिम्स की डेट्स हैं। इसमें आपका क्लर्क और पीओ दोनों आ जाता है। उसके बाद मेंस जो आपका है आरआरबी का, इस साल आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में आपका 6 अक्टूबर को डेट आई है और स्केल 1 में आपकी 29 सितंबर की डेट है। तो उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क में आपका जो प्रीलिम्स है उसकी डेट आई हुई है। पीओ में आपकी डेट है 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2 दिन चलेगा। और क्लर्क में आपका 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को है। और मेंस की डेट जो है वो आपकी आई हुई है क्लरिकल में 13 अक्टूबर और पीओ में आई हुई है 30 नवंबर। तो ये नवंबर तक के आपके एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क तक। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क तक के एग्ज़ाम एसबीआई सेपरेटली नोटिफाई करता है, जिसमें वो बताएगा कि कब एग्ज़ाम होते हैं। उनकी अपनी साइट होती है। ये 2 एग्ज़ाम्स जो हैं ये आईबीपीएस की साइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिलेगी। साइट का नाम है www.ibps.in। उसके बाद मैं थोड़ा आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताना चाहूँगी। आरआरबीज़ में जैसे मैंने आपको बताया 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, प्रीलिम्स में 40 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग आते हैं। फिर आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में आपके 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपका इंग्लिश भी एडेड होता है। 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का होता है, मैथ्स आपका 35 मार्क्स का होता है और रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। और इसमें टाइम ड्यूरेशन होती है आपकी आईबीपीएस के एग्जाम में 1 आवर का प्रीलिम्स होता है। और आरआरबीज में आपका टाइम ड्यूरेशन होती है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपको 2 सेक्शन कंप्लीट करने हैं 80 क्वेश्चंस के। और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में भी सेम यही होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है प्रीलिम्स में, जिसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, 30 मार्क्स का इंग्लिश, 35 मार्क्स का क्वांट और 35 मार्क्स का रीजनिंग। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। उसके बाद मेंस की अगर मैं बात कर लूँ, मेंस में लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ गो मस्ट वॉच। मैंने आपके अभी तक के 5 सब्जेक्ट्स जो मेन होते हैं, जो सभी एग्जाम्स में यूज़ होते हैं, क्वांट में रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, सबकी मैंने अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है, जो मैंने ओवरऑल क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी हर सब्जेक्ट के लिए, सोर्सेज, उसके सिलेबस, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो की चीज़ें हैं जिन पे आपको इम्पोर्टेंस देनी है पढ़ते टाइम, वो मैंने आप सब शेयर किया आपके साथ। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस, डू वॉच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लग रही हो। तो मैं आपको बता रही थी कि मेंस में जो है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कंप्यूटर की, उसमें थोड़ा सा एक एरर हो गया था। कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो सिर्फ आपके आरआरबीज़ में आता है, आईबीपीएस या एसबीआई के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का सेक्शन नहीं आता है। कंप्यूटर का सेक्शन जो है सिर्फ आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में आता है। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी ये कंप्यूटर आता है। बट फिलहाल मैं सिर्फ बैंक रिलेटेड डायरेक्टली जो पी और क्लर्क का होता है उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें आपका आरआरबीज़ में कंप्यूटर का सेक्शन मेंस में आता है। तो ये रही बात कंप्यूटर की। और उसके बाद जो आप एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट या टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। आरआरबीज़ में जो है कोई एक सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं होती। आरआरबीज़ में ओपन टाइम होता है आपके पास,
और आपको खुद चूज़ करना है कि आप कौन सा सेक्शन कितनी देर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। लेकिन बाकी के जो IBPS PO, IBPS क्लर्क या SBI PO, SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होता है मेंस का, उसमें आपको हर सेक्शन का टाइम अलॉट किया जाता है। तो वो टाइम ख़त्म अगर हो गया तो आप दोबारा उस सेक्शन को फिर से खोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और साथ ही में IBPS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ऐसे भी लिखना होता है, ऐसे राइटिंग होती है और लेटर राइटिंग होती है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। बाकी एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता, RRBs में ऐसे राइटिंग नहीं होती है लेकिन बाकी एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होती है। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी डिस्क्रिप्शन पूरी बताऊंगी कि क्या होता है उसमें हर चीज़, तो स्टे कनेक्टेड। उसके बाद मैं अभी थोड़ा आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है, उस टाइम पे आपका क्या थोड़े की स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो आप इसके लिए अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अपनी एक फ़ोटो चाहिए जिसमें आपका 20 KB से 50 KB के बीच में आपका साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। और रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी शक्ल मैच करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जब आप सेंटर में जाते हैं ना, तो वो आपका बायोमेट्रिक करते हैं, आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, फ़ोटो आई स्कैन करते हैं, फ़ोटो लेते हैं। तो वो सब चीज़ें, वो आपका फेस मैच होना चाहिए, मतलब अपीयरेंस लगनी चाहिए कि रीसेंट है। उसके बाद आपका सिग्नेचर लिया जाता है, सिग्नेचर की फ़ोटो आपको एक अपलोड करनी है। वो 10 to 20 KB के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन जो आपका लेफ़्ट थंब होता है, वो आपका आई थिंक लेफ़्ट या राइट उधर लिखा होगा, आपको अपना इंक से वो थंब इम्प्रेशन का फ़ोटो पेज पे एक थंब का निशान लगा के वो फ़ोटो अपलोड करनी है, और वो फ़ोटो का साइज़ होता है 20 से 50 KB। तो पर्सनली मैंने जब अपलोड किया था, मैंने घर से खुद ही फॉर्म फिलिंग की थी, तो इंक पैड तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, ब्लू पेन अपने थंब पे लगा के जल्दी जल्दी और उसको इम्प्रिंट आप कर दो, तो वो भी काम चल जाता है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका आ गया हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसमें आपको एक फॉर्मेट दिया होता है कि आपको ये लिखना है अपने हाथ से, उधर लाइंस लिखी होती हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर ऐसे करके कुछ, कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है, वो आपने अपने हाथों से पेन से लिखना है एक पेज पे, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो अपलोड करना है। वो आपको ऑप्शन खुद ही बताएगा कि वो कहाँ पे क्या क्या अपलोड करते रहना है। ये बेसिक चीज़ें 4 हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, जो आपको करनी है, रेडी रखनी है अपने साथ फॉर्म फिल करते टाइम। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है, उसका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में। ये 4 चीज़ें मेन है। आप रजिस्टर करते टाइम फर्स्ट आपको साइट पे जाना है, जब फॉर्म फिलिंग आपको ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, अप्लाई फॉर IBPS RRB कुछ ऐसा आ रहा होगा। उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं आप, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना पूरा डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, नेम, पेरेंटेज, ग्रेजुएशन, हर चीज़ के मार्क्स, अपनी फ़ोटो, बेसिक चीज़ें सब अपलोड करके आपका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। उसके बाद ये फ़ोटो, साइन और ये सब अपलोड करके आपको एक पासवर्ड आएगा, रजिस्ट्रेशन ID आएगी। और अपनी मेल पे ध्यान रखिए, जो मेल आप डालेंगे वो आपकी एक्टिव मेल होनी चाहिए। वो मेल आपकी मतलब ऑल टाइम इंटरव्यू तक आपकी यूज़ होती है, उसी मेल पे सब कुछ आएगा जो आएगा। तो वो मेल का पासवर्ड, अपनी मेल जो है उसको ध्यान से बनाइए, ध्यान से सही वाली मेल यूज़ कीजिएगा जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अगर आप मेल कभी यूज़ नहीं की है तो आप प्लीज़ एक मेल बना लीजिए और उसको अच्छे से, उसका पासवर्ड याद कर लीजिए उस मेल का, कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि उस मेल पे सारा कुछ, आपका पासवर्ड, आपके रिज़ल्ट, आपके इंटरव्यू कॉल लेटर, हर चीज़ आएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपकी ID मिलेगी, पासवर्ड मिलेगा, और वही रजिस्ट्रेशन ID आप फिर से साइट पे जाके डालेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन अब नहीं करना है, आप रजिस्टर कर चुके हैं। करने के बाद आपको वही ID और पासवर्ड डालना है, और फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है, फिर आप फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो कौन सा फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप PO का करना चाहते हैं वो अलग से होगा,
क्लैरिकल का करना चाहते हैं वो अलग से होगा। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जो हैं वो आपके एज इट इज़ डिट्टो होने चाहिए जितने मार्कशीट में हैं। आपका बोर्ड आपको पता होना चाहिए, और 10th और 12th में जितने मार्क्स हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स लिखिएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में थोड़ी कई बार कई बच्चे कुछ पॉइंट्स का फ़र्क लिख देते हैं, तो वो नहीं चलता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल यही था। आप लास्ट में आपको एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स पूरी भर के सिंपली आपको पेमेंट के लिंक पे वो पेज खुद ही ले जाएगा आपको, और यूपीआई या किसी भी माध्यम से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। जनरल के लिए पेमेंट जो थी लास्ट ईयर 850 रुपीज़ के करीब थी, तो आप जितनी पेमेंट होगी आप वो पेमेंट ऑनलाइन कीजिए, और उसके बाद आपको जो आपने मेल दी है, जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है, आपकी मेल पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपके पास, आपका पूरा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड, वो सारा कुछ आ जाएगा, वो सेव कर लीजिए। और जिस दिन आपका प्रीलिम्स होने वाला होगा, प्रीलिम्स से थोड़े टाइम पहले आपको एडमिट कार्ड का लिंक आपका मिलेगा। एडमिट कार्ड लिंक को खोलने के लिए आपको आपकी ये रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड ये चाहिए होगा। इसकी हेल्प से आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको IBPS.in की साइट पे ही जाना है, और काफ़ी सारे चैनल्स हैं, हमारा चैनल भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा। जब भी कोई न्यू अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको प्रिंट का एक ऑप्शन आता है, आप ऊपर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो PDF फॉर्म में आ जाएगा, उसको सेव कर लीजिए, वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको उसी एडमिट कार्ड में आपका सेंटर लिखा होगा कि कौन से सेंटर में आपका आया है। एप्लीकेशन भरते टाइम वो आपको पूछेंगे कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करना चाहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रेफर करना चाहते हैं, या कौन सा जोन प्रेफर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो वो आपको आपके ही प्रेफर्ड जोन में आपको सेंटर मिलेगा। एडमिट कार्ड लेके प्रिंट आउट निकाल के आप जो है वो प्रीलिम्स अपना देने जाएंगे। और प्रीलिम्स जो है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, प्रीलिम्स में जो है आपके अलग अलग 2-3 दिन में प्रीलिम्स चलता है, 2-3 दिन तक आपका किसी भी एक दिन आपका डेट आ जाएगी। उसमें टाइम स्लॉट्स होते हैं, मतलब कि शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट्स वाइज प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होता है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट होती है कभी 8:30 के करीब होती है, तो आपको थोड़ा जल्दी पहुंचना होता है। कभी 11 बजे के करीब सेकंड शिफ्ट होती है। तो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स के, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं देने वाले, इसीलिए 3-4 दिन तक अलग अलग शिफ्टों में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चलता है। लाखों बच्चे ऑल ओवर इंडिया दे रहे होते हैं। तो वो शिफ्ट्स जो है वो शिफ्ट आपको बता दी जाती है कि कितने बजे वाली शिफ्ट है। कोशिश कीजिए 1 घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आपका बायोमेट्रिक सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं। और आप रिलैक्स हो जाते हैं अगर थोड़ा आप पहले चले जाएं, रिलैक्स हो जाइए एकदम कूल होके, फिर आप आराम से अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दीजिए। तो ओवरऑल यही था आज की इस वीडियो में। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट मैंने कोशिश की है, जो एक बिल्कुल ही न्यू बच्चा अगर जो है वो बैंक के रिलेटेड सोच रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसको क्या प्रोसेस पता होना चाहिए वो मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। इफ़ कुछ भी कमी इसमें रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल यही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर ये कंटेंट आपको जेन्युइन लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नहीं लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट एटलीस्ट कीजिए कि क्या बेटर हो सकता है, तो वी वुड ट्राई टू डू दैट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।